वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज 8 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल अग्नि 4 के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। इसकी स्ट्राइक रेंज 4000 किलोमीटर की है। इसका ये जो ट्रायल है इसे नाइट यूज़र ट्रायल इन ऑपरेशनल कन्फिगरेशन के तहत किया गया। इस ट्रायल को कंडक्ट करवाने में जो रोल रहा दैट वाज ऑफ स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, जिसे स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अग्नि 4 का ये कोई पहला ट्रायल नहीं है। अग्नि 4 का जो पहला ट्रायल था वो नवंबर 2011 में किया गया था। उसके बाद से अग्नि 4 के कई सारे ट्रायल्स किए गए हैं समय समय पर इसकी कैपेसिटी को सही तरीके से जांचने के लिए, और इसी परिदृश्य में ये हाल फिलहाल का ट्रायल किया गया। अग्नि को डेवलप किया गया, अग्नि 4 को बेसिकली हम कहें तो डीआरडीओ के द्वारा। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो रेंज है दैट इज़ 4000 किलोमीटर। ये 1000 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक हाइट पे जाते हैं एक प्रोजेक्टाइल क्रिएट करने के लिए, और इस दौरान उन्हें एक बहुत ही ऊंची हाइट अचीव करनी होती है। इस लिहाज से अग्नि 4 900 किलोमीटर की हाइट पे जा सकता है अप टू, जब अपना प्रोजेक्टाइल क्रिएट करता है एट दैट टाइम। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिया की जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की कैपेसिटी है उसे रीअफर्म करता है। क्या मामला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का? इंडिया की पॉलिसी है या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज़ ऑफ नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी देश के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन का हमला नहीं करेंगे। इन दैट केस आपके पास रिटेलिएशन एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी देश ने आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया तो क्या आप इतने कैपेबल होंगे कि आप वापस से उसके ऊपर अटैक कर सकें? बिकॉज न्यूक्लियर वेपन का अटैक बहुत लीथल हो सकता है उसके बाद आपके पास मौका ही ना हो न्यूक्लियर वेपन का अटैक करने का। तो इंडिया इस बात को इंश्योर करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पहले किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी देश ने ऐसा हमारे साथ किया तो हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है, इनफैक्ट हथियार हैं, कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से हम रिटेलिएट कर सकते हैं। और म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ये करेगा। मतलब किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है तो हमारे पास वो पूरी कैपेसिटी है कि हम काउंटर अटैक करके उसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इस कैपेसिटी को फर्दर इंश्योर करता है अग्नि 4। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें यह कहा गया कि किसी सिंगल मैन या किसी मैरिड वुमेन को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि वो सरोगेसी ऑप्ट कर सके। इसके तहत कमर्शियल सरोगेसी को डीक्रिमिनलाइज करने की डिमांड की गई। फर्दर ये भी कहा गया कि ये राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में आता है कि कोई व्यक्ति सरोगेसी ऑप्ट करना चाहता है या फिर नहीं। इस संबंध में आपको सरोगेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कानून जनवरी 2022 में इफेक्टिव हुआ, जिसके तहत कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से रोक दिया गया। कमर्शियल सरोगेसी में क्या होता था? सपोज करते हैं कि पर्सन ए मैरिड है पर्सन बी से, मतलब ये एक कपल है। किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, तो ये कपल पर्सन सी के पास जाते हैं जो कि एक लेडी है। उनसे ये कहा जाता है कि ये पर्सन ए और बी के बच्चे को अपने यूट्रस में बियर करें, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये जो पूरा मामला होगा ये कमर्शियल सरोगेसी का होगा, और पर्सन सी जो कि एक लेडी है उन्हें सरोगेट मदर कहा जाएगा। इसका एक पूरा बिजनेस चल गया था, जिसमें कई तरीके के चैलेंजेस भी आते थे, जिसमें कई दफ़ा ऐसा होता था कि ऐसा कोई कपल जिसने सरोगेट मदर को बच्चा बियर करने को कहा, बाद में वो बच्चे को लेने से इनकार कर देते थे, पैसे देने से इनकार कर देते थे, या मान लीजिए जो बच्चा है वो दिव्यांग पैदा हुआ तो बच्चे को लेने से मना कर देते थे। बहुत तरीके की अनएथिकल सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती थी। फर्दर कई दफ़ा जो ये पर्सन सी हैं इनको बच्चे के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो वो आते थे बच्चे को फिर भी लेके चले जाते थे क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। ऐसी हर सिचुएशन को अवॉइड करते हुए ये सरोगेसी का जो एक्ट है इसने कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। हालांकि फिर भी जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है उसे अलाउ किया गया। मतलब कोई अपनी स्वेच्छा से किसी कपल के लिए बच्चा पैदा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो उसके बदले में पैसे नहीं ले सकती, केवल उन्हें मेडिकल एक्सपेंस या इंश्योरेंस कवरेज ही दिया जा सकेगा, और कुछ और भी कंडीशंस अप्लाइड रहेंगी। एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा जो कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से देखेगा किसी भी ऐसे क्लिनिक के लिए जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्लिनिक्स हैं, जो सरोगेसी को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें इसके एम्बिट में रखा जाएगा। फर्दर कोई भी बच्चा या कोई भी जो एम्ब्रॉयो है उसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करी जाएगी। कोई भी ऐसा बच्चा जो कि ART के थ्रू पैदा किया जा रहा हो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। ART क्या होता है अभी हम समझेंगे। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो ART का ही पार्ट होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। इसके तहत देखिए
क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस जो है स्पर्म का और एम्ब्रियो का, उसे भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई अंडर दिस एक्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी ऐसे लिक्विड में, नाइट्रोजन में जो स्पर्म है या एम्ब्रियो है उसे सेफ रखा जाता है लंबे समय के लिए। नेशनल रजिस्ट्री को भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई, जिसके तहत हम एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करेंगे जो नेशनल बोर्ड को असिस्ट करेगा कि पूरी पॉलिसी अच्छी तरीके से फंक्शन में रहे। एलिजिबिलिटी क्या है अगर कोई सरोगेट मदर ऑप्ट करना चाहता है सरोगेसी के लिए, जो कि एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हो, कमर्शियल ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कपल को एक प्रूवन इनफर्टिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये क्लियर हो कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। कपल इंडियन सिटीजन हो और उनके विवाह को कम से कम 5 साल बीत चुके हों। यही चीज़ आप एज स्पेसिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, मतलब फीमेल की उम्र कम से कम 23 होनी चाहिए और 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और मेल की 26 से 55, वही 5 साल वाला मामला है। 18 से 23 5 साल हो जाएगा और 21 से 26 5 साल हो जाएगा। जो कपल है उनके पास कोई सर्वाइविंग चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, वो बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड या सरोगेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो या किसी ऐसे डिसऑर्डर से खतरे में हो जिसकी जान जाने का, मतलब उस बच्चे की जान जाने का खतरा हो। सरोगेट मदर कौन बन सकता है? सरोगेट मदर बनने की कंडीशन ये है कि वो उनकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए, वो ऑलरेडी मैरिड हो और उनके पास अपना खुद का एक बच्चा होना चाहिए। उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन पाएंगी। ये अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के कुछ प्रावधान हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART की। ART एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं या उसका एक ऑप्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे वुमेन एग को मैन के स्पर्म के साथ फर्टाइल किया जाता है, जिसमें हम देखिए जो वुमेन की बॉडी है उससे एग को निकाल लेते हैं और स्पर्म के साथ मिक्स करके एम्ब्रियो बनाते हैं और इस एम्ब्रियो को वापस से वुमेन की बॉडी में रख दिया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसे असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत ही कॉमन तरीका है ART का। कई दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पर हम डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर पहले से ही जो फ्रोजन एम्ब्रियो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कई दफ़ा जो एम्ब्रियो होता है उसे उस लेडी के यूट्रस में नहीं रखा जाता जिनसे एग निकाला जाता है, बल्कि किसी सरोगेट कैरियर के जो यूट्रस है या बॉडी है उसमें रख दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ART है वो वर्क करता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। ये कहा गया था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो कि एक प्रकार की ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। सही जवाब इसका D था। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ऑफस्प्रिंग्स में ना जाए उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया। किसने रिलीज़ किया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। रिलीज़ किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN की तरह। यहाँ पे ये दुनिया भर का असेसमेंट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने के लिए किसने कितना काम किया। जो ऑफिशियल SDG इंडिकेटर्स होते हैं या वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज़ होते हैं, ये उनको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब इस जानकारी को थोड़ा और पुख्ता कर देता है। इंडिया की रैंक में लगातार तीसरे साल गिरावट आई है। 2022 में इंडिया की रैंक 163 देशों में 121 है। इसके पहले 2020 में ये 117 थी और 2021 में 120। इन दैट केस ये जो रैंकिंग है वो लगातार गिरती रही है। ऑब्जर्वेशंस में ये देखा गया कि इंडिया SDG गोल्स को अटेन करने में बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा और इंडिया के एफर्ट्स लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्स खान क्वेस्ट 2022 के बारे में है। इंडिया ने भी अपनी ओर से मिलिट्री कॉन्टिंजेंट भेजा है 16 देशों के बीच ऑर्गेनाइज की जाने वाली इस पीस कीपिंग एक्सरसाइज में, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल मंगोलिया में। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसे एनुअली मंगोलिया का जो आर्म फोर्स है उसे वही कंडक्ट करते हैं। इंडिया की ओर से लद्दाख स्काउट्स को इस दफ़ा भेजा गया है। मंगोलिया देखिए यहाँ पर चाइना है, चाइना और रशिया के बीच में ये मंगोलिया देश आपको मिल जाएगा। 14 दिनों की एक्सरसाइज होती है जहाँ पर ये सभी देश आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी और मिलिट्री रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। 16 देश शामिल होते हैं जिसमें इंडिया भी एक है। इसकी बात तो हो ही चुकी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IT रूल्स में अमेंडमेंट को लेकर है। ये तीसरा अमेंडमेंट है जिसके बारे में अभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट ड्राफ्ट इस अमेंडमेंट के लिए पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिए हैं। पहला अमेंडमेंट जो किया गया था उसकी बात करते हैं। पहले अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, किसे कहा जाता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है A, ये है फेसबुक, और यहाँ पर एक पर्सन B है। पर्सन A ने फेसबुक पर कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की और पर्सन B ने उसे कंज्यूम किया। इस लिहाज से जो फेसबुक है वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा। पर्सन A ने जो कुछ भी फेसबुक पे लिखा, इसके लिए पर्सन A पूरी तरीके से लायबल होंगे। पर्सन A की तरह फेसबुक पे जो लिखा गया है, अगर इससे पर्सन B ऑफेंड हो जाते हैं
तो वो फेसबुक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो महज इंटरमीडियरी हैं। जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का दर्जा अटेन कर ले रहे हैं वो उनके ऊपर दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन के लायबल नहीं होते, ऑल्दो उन्हें उन इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट जरूर से करना होता है। तो इंटरमीडियरी होने के अपने कुछ फायदे होते हैं। पहले अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो यूजर्स को राइट्स दिए गए हैं उन्हें गारंटी करना होगा। इसके पहले कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो पहले अमेंडमेंट के माध्यम से इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई। फिर आया सेकेंड अमेंडमेंट, जिसके बाद कई सारे कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑप्ट करने को इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कहा गया। इसमें एक कंप्लायंस मैकेनिज्म ये था कि उन्हें विदिन 72 आवर्स अगर कोई कंप्लेन मिली है किसी कंटेंट को लेकर तो उसे हटाना होगा। कई बार कंटेंट बहुत सेंसिटिव होता है और उसके वायरल होने का खतरा रहता है। बाकी जो भी ग्रीवांस हैं उन्हें वो 15 दिनों में एड्रेस कर सकते हैं। फर्दर उन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, जो सेकंड अमेंडमेंट का ही प्रावधान था। कोई भी व्यक्ति ग्रीवांस ऑफिसर के पास अपनी जो ग्रीवांसेस हैं उन्हें लेकर जा सकता था। अभी जो तीसरा अमेंडमेंट आया है इसके तहत गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एक नया ग्रीवांस अपीलेट कमेटी लेकर आएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीवांस ऑफिसर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा उसके दिए गए डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास। ये प्रावधान अभी तक नहीं था, इस तीसरे अमेंडमेंट में इस चीज़ का प्रावधान किया जा रहा है। ऑल्दो अगर आप इस पूरे पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हैं, हालांकि वो प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लंबी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संत कबीर जी के बारे में है। इंडियन प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में संत कबीर एकेडमी को और रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना को इनॉग्रेट किया है। फर्दर जो भक्ति सेंट रहे संत कबीर जी उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की मगहर में, जो कि एक लोकेशन है उत्तर प्रदेश में। ये लोकेशन आपको गोरखपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। 1398 से 1448 के बीच में इन्होंने अपना जीवन जिया, या फिर ये डेट 1518 की है। इस डेट को लेकर काफ़ी विवाद है तो आप इसके पिछड़े में ज़्यादा पढ़िएगा मत। संत कबीर एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि वीवर्स की कास्ट हुआ करती थी, चुलाहा कास्ट, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही खुद को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। वो निर्गुणी ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले एक भक्ति सेंट थे, जिनका ये मानना था कि जो ईश्वर है वो एक है और वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। कबीर जी फेमस गुरु रामानंद जी के डिसाइपल भी थे और 14वीं शताब्दी के रामानंद जी एक वैष्णविक पोएट सेंट हुआ करते थे। संत कबीर को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस्लाम और हिंदुज्म के जो भी एलिमेंट्स थे उनको इकट्ठा किया, सिंथेसाइज किया। उनके विचार डीपली रेडिकल थे। वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी वोकल थे। रिलीजियस या फिर जो कास्ट सिस्टम था उनको लेकर वो अक्सर तल्ख बातें कहा करते थे। उनका ये मानना था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, जैसे आप मंदिरों में बिठा दें, भगवान हर व्यक्ति के भीतर रहता है, ये उनकी मान्यता थी। उनका ये कहना था कि हर कास्ट का व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार रखता है। सिख ट्रेडिशन में उन्होंने गुरु नानक जी को प्रभावित किया। हिंदूज उन्हें वैष्णविक सेंट के रूप में, जबकि मुस्लिम्स एक सूफी सेंट के रूप में याद करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो उन्होंने लिखे दोहा 2 लाइन के, रमन या रमैनी 4 लाइन के और कुछ गाए जाने वाले कॉम्पोजिशंस जिसमें पद और सबद ये शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इन कॉम्पोजिशंस को केवल वर्बली कहा और लिखा उनके शिष्य ने, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था मही कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे ये समझ में आता है कि वो इलिटरेट थे। वो एक बहुत ही हम्बल ओरिजिन से थे। उनकी बातों ने, जो वो इगैलिटेरियन की समानता की बात कहा करते थे, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उसके रिजल्टेंट एक पंथ ओरिजिनेट हुआ जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। कहानियों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर जाना पसंद किया और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम जो समय है उसको बिताया और अपनी अंतिम सांस ली, क्योंकि उस समय एक मान्यता चला करती थी कि जो काशी में रहता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो स्वर्ग जाता है और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो नर्क में चला जाता है। तो वो इसी चीज़ को लेकर अक्सर काफ़ी ज़्यादा ये जो किंवदंती थी उसे गलत साबित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा भी था, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामय कौन निहोरा। इसका मतलब यही था कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो काशी में मरते हैं या फिर मगहर में, क्योंकि उनके हृदय में राम है। और अगर वो काशी में मर के स्वर्ग जाएंगे तो फिर भगवान राम का इसमें क्या क्रेडिट होगा। क्रेडिट तो तब होगा ना जब वो मगहर में मर के भी स्वर्ग जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो अंतिम सांस है उसको मगहर में त्यागा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के बारे में है। OIC ने जो डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के बारे में 2 BJP लीडर्स के द्वारा, उनको अभी कंडेम किया है। इस संबंध में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्ट भी फेस कर रहा है। 16 इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस चीज़ का विरोध किया है। इवन अभी हाल फिलहाल में अलकायदा ने भारत में 4 लोकेशंस पे अटैक करने की धमकी भी दे डाली है। OIC ने कहा कि ये जो बातें हैं
ये हेट्रेड और एब्यूज़ को इस्लाम के प्रति बढ़ाएंगे इंडिया में। इस रेफरेंस में ओआईसी की बात करते हैं तो ओआईसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1969 में फाउंड किया गया था। इसमें 57 देश सदस्य हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। ये इस्लामिक वर्ल्ड की या मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस के तौर पे काम करते हैं और इनका ये कहना है कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में प्रिजर्व करते हैं। फर्दर कुछ अन्य बातें करें तो ओआईसी जो है उसके पास यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट डेलीगेशन भी है। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरेबिया के जेदा में है। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओआईसी एक ग्रोइंग इकोनॉमिक और एनर्जी नीड मतलब एक इकोनॉमिक हब की तरह वर्क कर रहा है और इंडिया एनर्जी नीड्स के लिए ओआईसी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट भी रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शीतल षष्ठी के बारे में है। ये एक हफ्ते का फेस्टिवल है जिसे अभी हाल ही में उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया। हिंदू फेस्टिवल है जो उड़ीसा में मनाया जाता है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये ज्येष्ठ महीने के छठे दिन मतलब ये ऑन द 6th डे छठे दिन ऑब्जर्व किया जाता है शुक्ल पक्ष में। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो बहुत गर्मी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं जबकि देवी पार्वती जो पहली बारिश होती है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इस विवाह के माध्यम से इस ओकेशन के माध्यम से लोग अच्छी बारिश और अच्छे मौसम को इन्वाइट करते हैं या उसके लिए प्रे करते हैं। इसमें होता यही है कि एक फैमिली भगवान शिव को जबकि दूसरी फैमिली देवी पार्वती को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर पूरे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग विवाह कंप्लीट करवाया जाता है। शीतल षष्ठी यात्रा होती है उसके बाद जो वेस्टर्न उड़ीसा का संबलपुर का एरिया है वहाँ पर इसे लार्जली देखा जाता है। रिविजन कर लेते हैं। अग्नि 4 इसकी रेंज 4000 किलोमीटर की है, सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 नीति आयोग ने रिलीज़ किया, गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज़ किया तो ये गलत हो गया। संत कबीर मॉडर्न टाइम्स में इन्हें इस्लाम और हिंदुज़म को सिंथेसाइज करने के लिए याद किया जाता है, ये सही है। ओआईसी इंडिया मेंबर है, गलत है। शीतल षष्ठी उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया जाता है, गलत है। उड़ीसा में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा सेशन हमने कंप्लीट किया। आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके अवेल कर सकते हैं। ये जो क्यूआर कोड है इसे स्कैन करके भी आप टेलीग्राम तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।